क्या बात करें जी, बस वी आर लाइव नाउ। सो मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे एक बार बता दीजिए। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्कोप ऑफ सेक्शन 34, 35, 36, 37 एंड 38। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ टुडे आई हैव टू डिक्टेट यू विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38। इन सब के रिगार्डिंग मुझे डिक्टेशन करानी है, तो प्लीज लिखना स्टार्ट कीजिए सेक्शन 34 से। 34 से लिखने स्टार्ट कीजिए। This provision is intended सेक्शन 34 से मुझे कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दीजिए, मुझे लास्ट क्लास में कुछ समझ में नहीं आया हो तो। 34 में लिखना स्टार्ट कीजिए। दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू इंक्लूड ऑल केसेस। दिस सेक्शन इज इंटेंडेड, सेक्शन 34 में लिखना स्टार्ट कीजिए। दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू इंक्लूड ऑल केसेस in which general law is related to the res judicata, in which the general law is related to the res judicata। इस धारा का उद्देश्य सेक्शन 34 के लिखने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। डायरेक्ट में जो लिखा है उसके लिए जगह छोड़िए, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखिए। इस धारा का उद्देश्य उन सभी मामलों को सम्मिलित करना है जहां कहीं भी पूर्व न्याय के सिद्धांत को या उससे संबंधित मामले लागू होते हैं। पैराग्राफ लिखिए। रेस जुडिकेटा मीन्स, पैराग्राफ लिखिए। जिन लोगों को रेस जुडिकेटा नहीं पता, पूर्व न्याय का सिद्धांत नहीं पता, उनके लिए लिखवा रहा हूं। रेस जुडिकेटा मीन्स a thing upon which the court has exercised its judicial mind। Res judicata means a thing upon which the court has exercised its judicial mind। पूर्व न्याय का सिद्धांत से ये तात्पर्य है कि वह मामले जहां न्यायालय द्वारा पूर्व में ही न्यायिक मेधा का उपयोग करते हुए मामला अभिनिर्धारित किया गया है। न्यायिक मेधा का उपयोग करते हुए मामला अभिनिर्धारित किया गया है। Has exercised judicial mind and no new action can be brought on the same cause of action on the same cause of action तथा अभिनिर्धारित किया गया है तथा उसी वाद हेतुक पर कोई नई कार्रवाई नहीं की जा सकती and no new action can be brought on the same cause of action and between the same parties नहीं की जा सकती जो कि समान पक्षकार के मध्य में हो। ब्रैकेट में लिखिए धारा 11 सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता। आगे लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए सिविल केसेस में तो क्या होता है ना कि हम लगा देते हैं सर क्या रेस जुडिकेटा, लेकिन अगर वहीं पे कोई मैटर हो कौन सा, तो क्रिमिनल केस भी अगर एक बार सुना जा चुका है जिसमें ट्रायल हो गया है, प्रोसिक्यूशन हो गया है, वहां पे अक्विट हो गया है या फिर मैटर में कन्विक्शन हो गया है,
मामला सुना जा चुका है। 2 आर्टिकल्स प्रोटेक्ट करते हैं उसे। आर्टिकल 20(2), 20(3) तो इंक्रिमिनेशन हो जाता है, 20(2) और सेक्शन 300 सीआरपीसी। कौन सा? तो क्रिमिनल को भी, अगर क्रिमिनल में भी अगर कोई किसी नए केस को रोक रहे हैं, भाई एक मामला है, एक आदमी ने एक बार मर्डर किया, उसको आपने प्रोसिक्यूट किया, कन्विक्ट किया या एक्विट किया, मतलब दोष मुक्त किया, दोष सिद्ध किया, उसके बाद थोड़ी ना कि आपको उसी मामले पे फिर से वापस उसका विचारण करोगे, होगा कैसा? तो ये प्रोविजंस क्रिमिनल में रोकते हैं, और जो प्रोविजंस क्रिमिनल में रोकते हैं वही सेम बात यहाँ पे कौन सा सेक्शन कर रहा है? 34। तो 34 सिविल और क्रिमिनल दोनों पे लागू होता है। रेस जुडिकेटा की बात तो हमने कर ली सिविल के मामलों में, अब थोड़ा सा क्रिमिनल का भी लिख लो, समझ में आई बात? अरे सर दोनों की बात, ऑल्दो सिविल में रेस जुडिकेटा लिखा हुआ है, ऑल्दो क्रिमिनल में सेक्शन 300 लिखा हुआ है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन लिखे हुए हैं, लेकिन अगर सेक्शन 34 नहीं होता ना यहाँ पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जजमेंट्स रिलेवेंट कैसे बनते, इसलिए 34 को लेके आए। 34 को क्यों लेके आए? कि निर्णय सुसंगत कैसे कब होंगे, उस वाले सिचुएशन में लेके आए। समझ में आई बात? 34 में निर्णय, हमारी बात क्या है यहाँ पे, हमें सिर्फ ये समझना है कि निर्णय कब सुसंगत होंगे, जजमेंट्स कब रिलेवेंट होंगे, हमें सिर्फ ये जानना है। ये बात समझ में आई? जजमेंट्स कब रिलेवेंट होंगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। जजमेंट रिलेवेंट क्यों मान रहे हैं सर? सवाल ये समझिए कि सर हम क्यों चाहते हैं कि जजमेंट्स रिलेवेंट हो। जजमेंट्स रिलेवेंट हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि अगर कोर्ट को ओपिनियन फ्रेम करनी है, मान लीजिए एक आदमी को आप बार बार प्रोसिक्यूट कर रहे हो एक ही मामले के अंदर, आदमी कह रहा है सर ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है कोर्ट का, फिर से ट्रायल क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर? तो दिखाएगा ना पुरानी कोर्ट का ऑर्डर, जजमेंट, कि देखो सर इसमें फैसला आ गया था मेरे खिलाफ, या फिर मेरे पक्ष में फैसला आ गया था, अब दोबारा से प्रोसिक्यूट मत करो। बात समझ में आई कि व्हाई दिस प्रोविजंस आर देयर? बात समझ में आई? तो जो वो जो जजमेंट दिखाएगा, वो आदमी जो खुद के बचाव के लिए जजमेंट दिखाएगा, देखो सर ऑलरेडी मेरे को जेल में डाल चुके हैं, इस मामले में ऑलरेडी फैसला आ चुका है, अब दोबारा इसी मामले पे ट्रायल मत करो, इसी मामले में दोबारा विचारण मत करो, प्रोसिक्यूट मत करो, अभियोजन मत चलाओ मेरे ऊपर। तो दिखाएगा सर देखो सर पुरानी कोर्ट का जजमेंट ये रहा, तो वो जजमेंट रिलेवेंट तो होना चाहिए, क्योंकि 167 का प्रोवाइजो क्या बोल रहा था कि जजमेंट उन बेसिस चीजों पे बेस होगा जो कि ड्यूली प्रूव होंगे और रिलेवेंट होंगे। अगर कोर्ट को जजमेंट देना है तो उस जजमेंट को कोर्ट तभी तो लेगा जब वो चीज रिलेवेंट है। तो जजमेंट्स को रिलेवेंट बनाया इन प्रोविजन ने, 34, 35, 36, 37, 38 ने। 34 से 38 तक के प्रोविजन रिलेवेंट बनाते हैं, 5 सेक्शन जजमेंट्स को रिलेवेंट कर देते हैं। तो हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं? पहले अभी हमने सिविल का लिखा, अब आप पैराग्राफ लिखिए क्रिमिनल का। लिखिए सिमिलरली इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सिमिलरली इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसी प्रकार समान रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, इसी प्रकार समान रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, सिमिलरली इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, it bars second trial, यह व्यक्ति के पुनः विचारण पर रोक लगाती है, if some person has been tried and convicted, यदि वह व्यक्ति विचारण होने के पश्चात दोष सिद्ध किया गया है, ब्रैकेट में लिखिए ओट्री फोई कन्विक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में ओट्री फोई कन्विक्ट। तो मतलब अगर आपका विचारण कर रहे हैं, आपका ट्रायल कर रहे हैं, और ट्रायल के बाद में अगर आपको कन्विक्ट करेंगे, मतलब विचारण के बाद में आपको क्या किया है सर, इन्होंने दोष सिद्ध कर दिया है, इसको क्या बोलते हैं? ओट्री फोई कन्विक्ट। और अगर वहीं आपका ट्रायल हुआ, ट्रायल होने के बाद में आपको दोष मुक्त कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? ओट्री फोई अक्विट। ओट्री फोई अक्विट, ठीक है ना सर?
लिखिए, आगे लिखिए। वंस क्या कहाँ तक लिखवा था मैंने? उसके पहले कन्विक्टेड, ऑट्रीफाई कन्विक्टेड हो गया, और अक्विटेड, फिर ब्रैकेट में ये लिखना, और अक्विटेड या दोष मुक्त किया गया हो, या दोष मुक्त किया गया हो। दोष मुक्त करने के बाद में सर ये चीज नोट कर लीजिएगा, दोष मुक्त किया गया हो, दोष मुक्त किया गया हो। आगे लिखिए 10 फुल स्टॉप कर लिखना। 10 a judgment by which he was acquitted or convicted। 10 by a judgment by which he was acquitted or convicted। 10 by a judgment by which he was acquitted or convicted। इसलिए वह निर्णय जिसके माध्यम से उसे दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया गया था, इसलिए वह निर्णय जिसके माध्यम से उसे दोष मुक्त या दोष सिद्ध किया गया था इस धारा के अंतर्गत सुसंगत होगा। 10 judgment by which he was acquitted or convicted will be relevant under this section, will be relevant under this section, समझ में आई बात? चाहे बात करो रेस जुडिकेटा की, चाहे बात करो आर्टिकल 20 क्लोज 2 की, चाहे बात करो बीएनएसएस में जो भी प्रोविजन होगा, उसका नाम नहीं लिखवाया सेक्शन का मैंने, लेकिन अब बीएनएसएस पढ़ेंगे तब हम देख लेना कि सेक्शन 300 का कौन सा कोरिलेटिव प्रोविजन है जो अभी इधर आ रहा है। देखा आपने? कब देखा तो 337 भाई, 337 से बीएनएसएस के अंदर कौन सा है? 337। चेक करूं मैं एक बार, सही तो बता रहे हो ना? इसमें कोई डाउट नहीं है आपके ऊपर, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, 337 कर लेना। तो ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो धारा 337 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सेक्शन 337 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। ठीक है, बीएनएसएस समझ में आ गया? आई थिंक दिस सेक्शन इज नाउ हैज बीन कंप्लीटेड। सेक्शन 41 से स्टार्ट, सेक्शन 35 से स्टार्ट करेंगे। लिखिए इसमें 41 में 41 क्या, सॉरी 35 में लिखिए। को पुराने सेक्शन से मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। वही देखिए 41 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है, जो अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या बन गया है? 35। अब 35 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 35 इंपॉर्टेंट सेक्शन एग्जाम के लिए याद रखिएगा। सेक्शन खत्म हो जाएंगे, जब भी कोर्स खत्म हो गया, एग्जाम आने लगेगी, तो मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करवाऊंगा, उनके इलस्ट्रेशन भी देखना, उनके हर चीज देखना, जब मैं मार्क करवाऊं कोई भी चीज, वहां से सवाल आता है, उन्हीं में से आता है उन्हीं में से आता है। लेकिन वो देखिए, अब कुछ प्री में कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस उन पे करना। जैसे अभी एपीओ का बैच चल रहे हैं ना अपने, तो एपीओ वाले बच्चों को भी एक दिन बुला के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करवाऊंगा कि किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना। सवाल तो कुछ भी आ सकता है, बट द थिंग इज हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सब कुछ पढ़ाएं। अगर मैं सिर्फ लिमिटेड पढ़ाऊंगा तो भी अब रिस्क क्या होती है कि हमें आज का जो पेपर स्तर, उसके हिसाब से तैयारी नहीं करनी है। आज के 2 साल बाद का क्या स्तर होगा, 3 साल बाद का क्या स्तर होगा, जब तक आप जज नहीं बन जाते, वो स्तर देख के मुझे तैयारी करवानी है। वो टाइम था जब ऐसे क्लास में आके डायरेक्ट रीड कर देते थे और बच्चे सिलेक्ट हो जाते थे। वो टाइम था, कुछ भी आके पढ़ा के जाते थे, बच्चों को बताते कि ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, हो जाएगा, उसमें बच्चे सिलेक्ट होते थे। लेकिन अब कंपटीशन का दौर बदल गया है, पेपर का दौर बदल गया है। अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना पड़ेगा, आपको विस्तृत रूप से सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और उसके मल्टीपल रिविजन होने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होता है। और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो मेंस की तैयारी है, प्री की नहीं है। तो हम मेंस ओरिएंटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज लिख सकते हो तो उस चीज को तो आप एमसीक्यू में टिक तो इजीली कर सकते हो ना। चलिए आगे चलते, लिखिए इसमें Section 35 deals with the judgment, order or decree of following courts.
सेक्शन 5 डील्स विद द जजमेंट ऑर्डर और डिक्री ऑफ द फॉलोइंग कोड। धारा 35 के अंतर्गत धारा 35 के अंतर्गत धारा 35 के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायालय के निर्णय आदेश व डिक्री सुसंगत व संबंधित होंगे। फॉलोइंग कोड्स आर रिलेवेंट। फॉलोइंग कोड्स आर रिलेवेंट। पहला लिखिए प्रोबेट। प्रोबेट को प्रोबेट ही लिखिएगा प्लीज, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी। प्रोबेट। दूसरा लिखिए मैट्रिमोनियल, विवाह विषयक। विवाह विषयक। तीसरा लिखिए नावधिकरण, एडमिरालिटी। नावाधिकरण। चौथा लिखिए इंसॉल्वेंसी, दिवाला विषयक। पैराग्राफ से निकल के which confers upon or takes away जो किसी व्यक्ति को विधिक हैसियत प्रदान करता है या लेता है। जो किसी व्यक्ति को विधिक हैसियत प्रदान करता है या लेता है। which confers upon or takes away from any person any legal character or declares any person to be entitled for any specific character or thing। जो कि किसी व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट चीज या हैसियत का हकदार घोषित करता है। Then such judgments are relevant। तो ऐसे निर्णय सुसंगत होंगे। Such judgments are relevant। Then such judgments are relevant। पैराग्राफ से आंसर के लिखिए। Section 41 deals with judgments in rem। Section 35 deals with judgments in rem। धारा 35 रेम में दिया गया निर्णय के बारे में बतलाता है। इसका हिंदी में मतलब लिखूंगा। रेम में दिया गया निर्णय के बारे में बतलाता है। इट मीन्स such judgment is effective against whole of the word। इसका अर्थ यह है कि ऐसा निर्णय संपूर्ण विश्व के विरुद्ध अधिकार को कायम रखता है।
लिखिए द जजमेंट्स अंडर सेक्शन 35 आर द जजमेंट्स अंडर सेक्शन 35 आर धारा 35 में दिए गए निर्णय निश्चायक सबूत माने जाते हैं। जजमेंट्स गिवन सेक्शन 35 आर कहाँ तक लिखवाए इंग्लिश में? आर on the nature of conclusive proof with the following references निश्चय सबूत मान जाते हैं जिनका निम्नलिखित अनुमान माना जाएगा। पॉइंट नंबर ए, निम्नलिखित अनुमान माना जाएगा। पॉइंट नंबर ए में लिखिए that any legal character confers accrued at the time of judgment order decree ऐसी विधिक हैसियत जो उस समय प्रोद्भूत हुई है ऐसी विधिक हैसियत जो उस समय प्रोद्भूत हुई है जब ऐसा निर्णय आदेश या डिक्री प्रोद्भूत हुई है जब ऐसा निर्णय आदेश या डिक्री परिवर्तन में आया हो। पॉइंट नंबर बी, any legal character entitled through such judgment कोई विधिक हैसियत जो कि ऐसे निर्णय द्वारा हकदार घोषित किया गया हो पॉइंट नंबर 3 लिखिए by any legal character by which person is entitled for the property through the judgment कोई ऐसी विधिक हैसियत जिसके माध्यम से वह व्यक्ति संपत्ति का हकदार घोषित हुआ हो। ये कभी मेंस में नहीं आया, ठीक है ना सर? आप भी परेशान हो जाओ, डायरेक्ट में बहुत सारा दिया हुआ है, कभी मेंस में नहीं आया। इट विद रेस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स, और मेंस में अगर आता भी है तो ये 4-5 कोर्स के नाम होते हैं और ये बहुत शॉर्ट में आपको लिखना होता है। जितना लिखा रहा हूँ उतना ही लिख के आना है, ठीक है ना? मेंस में बहुत डिटेल में नहीं आता ये, मतलब ऐसा नहीं कि सेक्शन 35 के ऊपर पूरा एक 6 नंबर का सवाल पूछ लिया, ऐसा कभी नहीं होता है आरजेएस में, ना कभी होगा, ठीक है? किसी भी जुडिशरी में ऐसा नहीं होता कि पूरा 6 नंबर का पूरा सवाल उठा के पूछ लिया। आप जाके एक बार सिंगल में जाके देखना अनसोल्ड में कि यहाँ से क्या सवाल पूछा गया था, यू विल गेट टू नो, ठीक है? कंक्लूसिव प्रूफ के ऊपर सवाल आएगा, लेकिन इतना पूरा नहीं आएगा क्या क्या लीगल कैरेक्टर्स के लिए आप एंटाइटल्ड हो, ये सब नहीं। हकदार किस चीज के बने हो, सब फालतू चीज है, लेकिन हम लिखवा दी मैंने तो, ठीक है? सेक्शन 36 में आइए। नहीं, वो उसमें एक ही में कवर करवा दिया मैंने, ठीक है ना? वो चौथा जो पॉइंट था वो तीसरा चौथा मिला के एक ही पॉइंट हो गया है वो, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड कर रहा है उसको, वो सीज करने की बात करता है, बाकी चीज बात करता है, तो इट इज नॉट वेरी रिलेवेंट। लिखिए सेक्शन 36 लिखिए। अंडर सेक्शन 36
The judgments are become relevant. The judgments are became relevant when they are related to the when they are related to the when they are related to the matter of public nature, matter of public nature, matter of public nature. These judgments are not conclusive proof. These judgments are not conclusive proof. These judgments are not conclusive proof. हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए प्लीज। धारा 36 के अंतर्गत, धारा 36 के अंतर्गत, धारा 36 के अंतर्गत वह निर्णय सुसंगत हो जाते हैं, वह निर्णय जो सुसंगत हो जाते हैं, जो कि लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, जो कि लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, जो कि लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, परंतु यह निर्णय निश्चायक सबूत नहीं होते, परंतु यह निर्णय निश्चायक सबूत नहीं होते। बट दीज जजमेंट्स आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, बट परंतु यह निर्णय निश्चायक सबूत नहीं होते। ठीक है, खत्म हो गया 36। इसका इलस्ट्रेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले कौन जाता है सर, ए सी पे केस फाइल करता है, सी के अगेंस्ट जो जजमेंट आया था वो बी पर भी लागू होगा, याद है। एक बताया था मैंने आपको ऐसे करके, देखो कल दिखाया था ना भाई, एक रास्ता जाता था, ये जमीन पूरी एक ही थी, पहले सी निकलता है यहाँ से, ए सी पे केस फाइल करता है, एक डिग्री आती है जो कि पब्लिक नेचर की थी, तो भैया उसको बी भी यूज कर सकता है। याद आया कल वाली क्लास का? ठीक है, बाकी तो समझदार हो तुम लोग, सकल चेहरे बताते तुम्हारे। 37 में आ जाइए प्लीज। लिखिए, एविडेंस कैन बी गिवन, लिखिए 37 में, एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ ए जजमेंट, ऑफ ए जजमेंट, एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ ए जजमेंट, निर्णय से संबंधित साक्ष्य, निर्णय से संबंधित साक्ष्य, निर्णय से संबंधित साक्ष्य उन मामलों में दिया जा सकता है, उन मामलों में दिया जा सकता है, उन मामलों में दिया जा सकता है। The evidence can be given of judgment when the existence of a judgment, when the existence of a judgment is itself affecting issue, is itself affecting issue, is itself affecting issue दिया सकता है, जहां उस निर्णय का अस्तित्व, जहां उस निर्णय का अस्तित्व स्वयं में ही एक विवादक विषय हो, स्वयं में ही एक विवादक विषय हो, स्वयं में ही एक विवादक विषय हो, और such fact is otherwise relevant, और such fact is otherwise relevant, या वो तथ्य अन्यथा सुसंगत हो, या वो तथ्य अन्यथा सुसंगत हो, या वो तथ्य अन्यथा सुसंगत हो, या वो तथ्य अन्यथा सुसंगत हो। अन्यथा सुसंगत का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिखिए 4 to 33, 4 से 43 तक, 4 से 33, 4 से 33, कोमा 39 से 50, 39 से 50। कल शायद तुमने नोट कर लिया होगा अच्छे से सब कुछ, है ना। 39 से 50 अभी इलस्ट्रेशन से इसके, इनको नोट कर लेना, इलस्ट्रेशन को नोट कर लेना, बाकी सब चीजों को नोट कर लेना। एक बार आंसर लिख के दिखाओ मुझे, फिर मैं आंसर लिखवाऊंगा आपको, ठीक है ना। उसका इलस्ट्रेशन मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बता देता हूँ, इसके ऊपर आंसर लिख के लाना आप लोग, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन बी जो है, इसके ऊपर कल आप मुझे आंसर लिख के दिखाएंगे, ठीक है ना। फिर मैं इलस्ट्रेशन बी पे आंसर लिखवा दूंगा आपको। आप लोग कल इलस्ट्रेशन बी के ऊपर, दृष्टांत बी है ना, इसके ऊपर मुझे आप आंसर लिख के दिखाएंगे कि जजमेंट रिलेवेंट क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। कितने वर्ड्स में लिख के लाओगे आप, मुझे 90 वर्ड्स में दिखाओगे, कितने शब्दों में, 90 शब्दों में, मतलब 6 नंबर के दिखाना है। आप समझ लीजिए कि आपको 100 शब्द, मैक्सिमम 100 वर्ड, उसके ऊपर नहीं जाना, मतलब एक पेज होगा टोटल एक पन्ना होगा जो का होता है। तो कल इसके ऊपर आंसर लिख के लाइएगा। आई वांट टू सी द आंसर, ठीक है, आई वांट टू सी द आंसर। देखिए आप लोग क्या करते हैं। मैं आज लिखवाने के मूड में आया था, फिर मैंने सोचा नहीं तुम एक बार लिखने दो, तुम्हें क्या बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्योंकि आज किसी ने डाउट नहीं पूछा। आज किसी ने क्या किया, डाउट नहीं पूछा, तो मतलब किसने डाउट नहीं पूछा, तो फिर अब देयर समथिंग फिशी,
कोई डाउट नहीं पूछेगा तो आपको क्या लगेगा कि भैया बच्चे को सभी समझ में आ रहा है, बच्चा तो बहुत ही होशियार है, ये तो 8-8 9 साल बच्चे पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आते, इनको तो एक ही बार समझ में आ गया, इतना अच्छा पढ़ाने लग गया मैं। हाँ, तो कल लिख के लाओ तुम। जो लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, रट लेते हैं इसको, फिर रट लो यार, बाद में छोड़ दे जाएगा। लेकिन कल इलस्ट्रेशन बी लिख के लाएंगे आप, ठीक है ना, जो गाय चुराने वाला होता है। चलिए, दैट्स वंडरफुल। ओके, 44 में आइए सर। कम टू द सेक्शन 44, कम टू द सेक्शन 38। 38 में लिखिए, सेक्शन 38 देखने स्टार्ट कीजिए। इसमें लिखिए, इसमें a judgment is irrelevant, a judgment is irrelevant, a judgment is irrelevant either in section 34, 35 or 36, either in section 34, 35 and 36। निर्णय सुसंगत होंगे जो कि धारा 34, 35, धारा 34, 35 या 36 के अधीन होंगे, जो कि धारा 34, 35 व 36 के अधीन होंगे, परंतु वह निर्णय भी सुसंगत माने जाएंगे। However, those judgments can also be considered relevant. However, those judgments can also be considered relevant. However, those judgments can also be considered relevant. Those judgments can also be considered relevant. Relevant. पॉइंट नंबर ए लिखिए इसमें, परंतु वो निर्णय भी सुसंगत माने जाएंगे। पॉइंट नंबर ए, if it was delivered by incompetent court, if it was delivered by incompetent court, if it was delivered by incompetent court, यदि ऐसे न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है जो कि असक्षम है, यदि ऐसे न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है जो कि असक्षम है। पॉइंट नंबर बी, where the judgment has been obtained by fraud, जहां निर्णय कपट द्वारा प्राप्त किया गया है, जहां निर्णय कपट द्वारा प्राप्त किया गया है, जहां निर्णय कपट द्वारा प्राप्त किया गया है। और नंबर सी लिखिए, where the judgment is obtained through collusion, when the judgment is obtained through collusion, जहां निर्णय दुस्संधि द्वारा प्राप्त किया गया है, जहां निर्णय दुस्संधि द्वारा प्राप्त किया गया है, जहां निर्णय दुस्संधि द्वारा प्राप्त किया गया है। डन। यहां तक गेम ओवर हो गया आपका, किसका, 38 का। अब शुरू करते हैं एक्सपर्ट। क्या शुरू करेंगे, लिखिए एक्सपर्ट। अब कुछ नहीं है सर, पूरा देखना आप, ऐसे कट 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 खत्म, शुरू हुआ और खत्म हुआ। अब कुछ नहीं है समझाने का, तो समझाने का था उसका सबका गेम ओवर हो चुका है। अब जितना बुद्धि लगानी थी मुझे, जितनी मेहनत मेरे को हार्डवर्क करना था इस एक्ट में, वो हो चुका है। अब थोड़ा सा हार्डवर्क होगा पीछे के 1-2 सेक्शंस में, 93, 95 में थोड़ा हार्डवर्क होगा। बाकी अब देखो तुम रफ्तार में, जिन लोगों ने एविडेंस पढ़ा है पहले मुझसे, उनको पता है कि अब कुछ नहीं बचा इसमें। बचा है सर कुछ जो समझाने का था वो सबका? वो थोड़ा वो कोई टाइम नहीं है, बाकी तो सब आसान ही है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, एक्सपर्ट फिटनेस। जी सर, हेडिंग, क्योंकि कैरेक्टर हमने कर ही लिया सर, हो गया ना कैरेक्टर। क्वेश्चन लिखिए, हु इज एक्सपर्ट एंड व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट। हु इज, हेडिंग डाल लीजिए एक्सपर्ट विटनेस, और क्वेश्चन लिखिए, हु इज एक्सपर्ट एंड व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट। लिखिए, विशेषज्ञ कौन है, विशेषज्ञ कौन है, विशेषज्ञ कौन है, और विशेषज्ञ का साक्षिक महत्व क्या है, और विशेषज्ञ का साक्षिक महत्व क्या है, और विशेषज्ञ की राय का, ऐसे लिखिए, विशेषज्ञ की राय का साक्षिक महत्व क्या है, एंड व्हाट इज द एविडेंस
एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट। अब सर क्या होता है ना, अगर मैं कहूं एक्सपर्ट कौन होना होता है, तुम बताओ मुझे, थोड़ा सा बैठ के लेक्चर लेंगे, बहुत टाइम बाद मैं एविडेंस क्लास में बैठूंगा। तुमने कभी देखा एविडेंस क्लास में बैठते हुए? आज 45 लेक्चर हो गए, इसमें तुम्हें कभी नहीं बैठ के पढ़ाया मैंने। इसमें मौका ही नहीं आया, टॉपिक ऐसे नहीं चल रहे थे जिसमें बैठा जाए। अब थोड़ा सा बैठने का मौका मिलेगा। चलिए, अब कुछ नहीं बचा, अब सबका गेम और हो चुका है। अब एक्सपर्ट कौन होता है वो समझे सर। सर क्या डिग्री चाहिए एक्सपर्ट बनने के लिए? क्या डू यू नीड ए डिग्री? अब मान लीजिए भैया सोना मिला है किसी कार से, आदमी कह रहा है, जो आदमी लेके जा रहा है वो कह रहा है कि सर ये तांबा है, पॉलिश किया हुआ है हमने गोल्डन, लेकिन है तांबा। अब पुलिस वाला एक्सपर्ट है क्या कि क्या तांबा है क्या सोना है? तो उसको कौन चाहिए? चाहिए सुनार। सुनार भी वो चाहिए जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, जो बिना मशीनों के सिर्फ देख के बता दे, थोड़ा सा खुरच के ऐसे करके बता दे कि ये ओरिजिनल है नहीं है, कितने % प्योरिटी है। उसको कभी तुमने देखा है पढ़ते हुए? क्या उसको कोई डिग्री है? नहीं है, लेकिन उसको नॉलेज है, उसको नॉलेज मिली है जो कि डिग्री से नहीं आ सकती। लेकिन वही किसी फर्म को ऑडिट करना है, किसी कंपनी को ऑडिट करना है, उसके लिए तो सीए की डिग्री चाहिएगी ना। ये थोड़ी ना कि अकाउंटेंट का काम करता है वो अकाउंटेंट चले ऑडिट कर दे इसको। सीए चाहिए प्रॉपर, जो सर्टिफिकेशन के साथ देगा कि ये ऑडिट किया है, सब कुछ ठीक है इस कंपनी में। समझना बात। कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है एक्सपर्ट में, एक्सपर्ट बनने के लिए कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है। और तुम कोर्ट हो, ठीक है ना सर, आप एक कोर्ट में जज बन के बैठे, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपको नहीं पता कि ये फिंगरप्रिंट उसी का है नहीं है। जैसे मान लीजिए चोरी हुई थी, अब एफएसएल आई टीम, चोरी के मामले तो आप ही डील करेंगे 3 साल तक, ये 3 साल से सजा दे रहा है प्रावधान है, तो चोरी का मामला आप ही डील करेंगे। वहां फिंगरप्रिंट मिले तो आपने आपको फिंगरप्रिंट दिखाया, देखो सब फिंगरप्रिंट देखो, आपने फिंगरप्रिंट देखे तो आप थोड़ी ना उस फिंगरप्रिंट को दोनों को ऐसे देखोगे, क्या देख सकते हो क्या? आपके लिए तो वही है सर, सारी उंगली एक जैसी बनी है आपके लिए, तो उसके लिए तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट चाहिए ना। थंब इंप्रेशन है सर, ये थंब इंप्रेशन इस इंसान के ही है, क्या आप कैसे बताओगे कि थंब इंप्रेशन उसके है? यू नीड एन एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट तो चाहिए ना, विशेषज्ञ चाहिए, तभी तो उसकी राय पे आप काम करोगे। अरे सर किसी की डेथ हो गई, अब कॉज ऑफ डेथ पता नहीं है, लेकिन आप हाइपर एक्टिव जज, आप कौन हो? हाइपर एक्टिव जज। आपने देखा अच्छा किसी महिला की मृत्यु हुई, चलो जाता हूं मैं पोस्टमार्टम रूम में, जाके देखा आपने, ऐसे ऐसे देख के बोलते हाँ इसकी डेथ तो सुसाइड लग रही है, अभी गले पे इतने बड़े बड़े निशान पड़े हुए हैं, अब सुसाइड लग रही है। गला दबाने से वी का निशान बनता है, और फांसी लगने से ओ का निशान बनता है। फांसी लगेगी तो गले पे ये निशान बनता है, और गला दबाया तो, समझ में आई बात? क्योंकि रस्सी ग्रेविटी को ऊपर खींचती है ना, तो ये ऊपर खींचने की वजह से गले पे ये निशान आते हैं। और फांसी अगर किसी को तुम हाथ से मार रहे हो तो उस पे, और किसी पे अगर डबल निशान है, ये भी है और ये भी है, तो मतलब पहले गला दबाए और फिर, ये सब चीजें मेडिकल एक्सपर्ट और जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ोगे। आप कभी क्या पढ़ोगे, तुम लोग जज बन जाओ, बस ये पढ़ लो, 18 सब्जेक्ट वही बहुत है, क्या एक्स्ट्रा पढ़ने को बोलो तुम लोगों को। तो थिंग इज एक्सपर्ट कौन होता है? तो साक्ष्य अधिनियम एक्सपर्ट के बारे में कुछ बताता है, और साक्ष्य अधिनियम में बोलता है कि देखो 4 तरह की स्कोप्स है जहां पे एक्सपर्ट की जरूरत है हमें। 4 तरह की जगह है जहां पे वी नीड एन एक्सपर्ट। देयर आर 4 प्लेसेस इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम वेर यू रियली रिक्वायर्ड एन एक्सपर्ट। वो 4 जगह क्या है, उनको हम, जो 4 तरह के लोग हैं उनको हम एक्सपर्ट कहते हैं। अब बैलिस्टिक रिपोर्ट का भी एक्सपर्ट होता है, चाहे वो पोस्टमार्टम किया हो, चाहे बैलिस्टिक रिपोर्ट हो। बैलिस्टिक रिपोर्ट मतलब गोली, जब गोली फायर होती है, जब भी कोई बंदूक चलती है, आपने कभी देखा कि फायर आर्म काम कैसे करता है? हाउ द फायर आर्म्स वर्क, आपको कोई पता है? अपने बंदूक कैसे काम करती है समझ में आता है? और बताता पड़ेगा तुमको, तुमको बैलिस्टिक रिपोर्ट बताता हूँ आज मैं। एक्सपर्ट थोड़ा समझेंगे ऐसे। पुराने वाले ब्राउजर पे जाते हैं अपन।
दिख रहा है ये सबको दिख रहा है? बंदूक के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और हमें क्यों चाहिए होता है, बैलिस्टिक रिपोर्ट क्यों चाहिए होती है? कभी भी कोई केस है आपके पास में जिसमें गोली चली है, यू ऑलवेज नीड है बैलिस्टिक रिपोर्ट। बैलिस्टिक रिपोर्ट क्यों चाहिए होती है समझना। एक हथियार रिकवर किया एक आदमी से और उसी के ऊपर सस्पिशन था कि भाई एक आदमी की लाश मिलती है, घर वाले पूछते हैं कि शिनाख्त हुई कि भाई इस आदमी की लाश है, पूछा कि आपको किस पे शक है, तो बोले कि यार हमें इसकी दुश्मनी चल रही है तो उस पे शक है। पुलिस ने एक आदमी को उठा लिया, उसके पास एक हथियार मिला। ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन पुलिस ने सोचा कि यार ये वही हथियार है जिससे फायर हुआ है, पुलिस ने उसको जब्त कर लिया, फिंगरप्रिंट वगैरह के लिए भेज दिया। उसके शरीर से जो गोली मिली, बुलेट, और इसके पास जो पिस्टल है, ये दोनों की रिपोर्ट सेम होनी चाहिए। जब आप गोली चलाते हो, ट्रिगर दबाते हो, यहाँ पे एक पिन होती है हैमर, हैमर पीछे आके टकराता है। यहाँ पे एक फायरिंग पिन है, ये फायरिंग पिन यहाँ पीछे टक करेगी, टक करते इसके अंदर एक इग्नाइट होता है, बारूद होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो कार्ट्रिज है ना, इस कार्ट्रिज में कुछ नहीं होता, इसमें बारूद भरा होता है। बारूद में आग लगती है और जब आग लगती है तो गैस को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, तो ये प्रेशर से आगे जाती है। तुम बारूद जितना बड़ा बुलेट का साइज होगा उतनी ही दूर उसकी जाने की क्षमता होगी। बात समझ में? शरीर में जो मिलेगी वो मिलेगी बुलेट। किसी आदमी के शरीर में क्या मिलेगी? बुलेट। कार्ट्रिज मिलेगा सीन ऑफ क्राइम पे। कार्ट्रिज कहाँ मिलेगा? अगर किसी केस में कार्ट्रिज नहीं मिल रहा है, बुलेट नहीं मिल रही, सीन ऑफ क्राइम पे तुमको सब चीजें नहीं मिल रही है, तो तुम अक्यूज को छुड़वा सकते हो इजीली। बात समझ में आई? अगर हथियार की बैलिस्टिक रिपोर्ट, अगर ये इस हथियार की बैलिस्टिक रिपोर्ट उसके शरीर में मिली हुई गोली दोनों सेम नहीं है, जैसे मान लीजिए ये 5.62 की गोली इसके अंदर और उसकी शरीर से मिली 7.62 की गोली, दोनों गोली में अगर डिफरेंस है तो फिर कैसे साबित करोगे कि इसके पास वही हथियार है जो उसको मिला है? बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे चाहिए एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कि डेथ किससे हुई, कितने कितने इंच की गोली थी जो उसके शरीर में एंटर करी है, किस पार्ट पे गोली लगी है। लाइबिलिटी तय होती है हर चीजों से। पोस्टमार्टम में अगर मान लीजिए गोली लगी पाँव में लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा होने से उसकी डेथ हुई है तो केस बनेगा 299 कल्पेबल होमिसाइड का बनेगा। लेकिन अगर गोली लगी है दिल में, हार्ट में, वाइटल पार्ट्स में, गोली यहां सब लगी है सर में, तो फिर केस बनेगा मर्डर का। इंटेंशन ऑफ डेथ रिकॉग्नाइज होती है। अब तुमको बैलिस्टिक रिपोर्ट हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, सब क्यों जरूरी होता है समझ में आ रहा है? वाई एवरीथिंग इज नेसेसरी। अब इनके लिए एक्सपर्ट चाहिए। एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्या होती है सुनिएगा। एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो होती है सर, एक्सपर्ट की रिपोर्ट रिलेवेंट होती है, सुसंगत होती है, लेकिन एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो होती है वो बहुत कंक्लूसिव नेचर की नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने जो लिख दिया वो वही वही सच है, वही सत्य है, वही पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट जो 10 बातें लिख रहा है जरूरी नहीं वो सब बातें सही है। एक्सपर्ट पे उतना ही रिलाई करो जितना केस के लिए ठीक लगता है जज साहब को। ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट तो कुछ भी, क्योंकि एक्सपर्ट एक्चुअली वहां प्रेजेंट थोड़ी था सीन ऑफ क्राइम पे। एक्सपर्ट तो वो चीज देख रहा है जो उसके सामने आई है और उससे एक निष्कर्ष निकाल के आपको एक रिपोर्ट दे रहा है, उससे एक कंक्लूजन निकाल के आपको एक रिपोर्ट दे रहा है। तो यू कैन नॉट बी वेरी श्योर ऑन द रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट। एन एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट वेरी कंक्लूसिव एविडेंस, बहुत निश्चयक सबूत नहीं है ये। आप सोचो कि यार बहुत एक्सपर्ट की रिपोर्ट है तो बहुत फिक्स होगी, ऐसा नहीं है। आप उसको डिस्प्रूव कर सकते हो, आप उसको ना साबित कर सकते हो। बात समझ में आई? क्या है एक्सपर्ट, कौन है एक्सपर्ट? तो भैया चार तरह के चीज, चार तरह की जगहों पर एक्सपर्ट लगते हैं अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। किस तरह की जगहों पर? चार तरह की जगहों पर क्या लगते हैं सर? एक्सपर्ट लगते हैं। अब वो चार जगह के एक्सपर्ट लिखेंगे। चार तरह के एक्सपर्ट देखते हैं। जी, देखने स्टार्ट कीजिए। Wherever the court has to form an opinion, wherever the court has to form an opinion, wherever the court has to form an opinion upon the following points, upon the following points, जहां कहीं भी न्यायालय को
निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी राय बनानी हो, पॉइंट नंबर 1 ए फॉरेन लॉ, विदेशी विधि, पॉइंट नंबर बी विज्ञान या कला, पॉइंट नंबर 2 विज्ञान या कला, साइंस एंड आर्ट, पॉइंट नंबर सी फिंगरप्रिंटिंग, उंगली चिन्हों की अन्यता, पॉइंट नंबर डी हैंडराइटिंग, हस्तलेख। तो सर इन 4 चीजों के लिए क्या लगेगा? इन एक्सपर्ट लगेगा। देखो सर ऐसा है कि हम पढ़ेंगे एक्सपर्ट कहां से कहां तक है सर? 39 से कहां से कहां तक है? देखो कहां से कहां तक है। देखो सर ऐसा है, कहानी सुनिएगा। ऐसा है सर, अगर एक सामान्य एक्सपर्ट है, कौन है? अगर सर एक ऑर्डिनरी आदमी ना, कौन सा आदमी है? एक्सपर्ट भी कौन सा है? ऑर्डिनरी। अरे सर इसकी राय तो इररिलेवेंट है, इसको क्या पता है? ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाके कोई भी आदमी, राह चलते आदमी को लेकर, पता तेरा क्या मानना है रूस चीन के विवाद के ऊपर? हाँ, क्या उनके बीच में कभी युद्ध हो सकता है? आज तो दोनों दोस्त बन के घूम रहे हैं, उसके क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही है? रूस और चीन के ऊपर युद्ध हो सकता है क्या? आप बताओ मुझे। भाई एक सामान्य एक्सपर्ट, उसको क्या, कोर्ट को क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी ना कि एक आदमी बहुत ज्यादा फिल्में देखता है, हो सकता है ना कि अजय देवगन टाइप वाला, कौन सी मूवी थी वो, मैं बहुत फिल्में देखता था, दृश्यम। अब दृश्यम टाइप आदमी थोड़ी पूछेंगे कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। सामान्य आदमी की कोई विचार हो सकता है क्या? सर एक्सपर्ट तो मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए ना, उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। इवन मैं भी कोई एक्सपर्ट होना ना लोग का, मैं ठीक है पढ़ाते अलग बात है, लेकिन जहां पे एक्सपर्टीज की बात आ जाएगी वहां पे आप नाम लीजिए नानी पालकी वाला का, इन जो अब तो एक्सपायर हो गए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत महान विद्वान है उनका नाम लीजिए। इफ यू वांट टू मेक एन ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, उनका नाम लीजिए। अभी मेरी उम्र वो नहीं है कि मैं राय दे पाऊं, अभी मुझसे भी आगे बढ़कर बैठे हैं। हाँ, जब मैं अपने 60 में पहुंच जाऊंगा उस टाइम पे तुम राय ले लेना, उस टाइम तो मैं बुक्स भी लिख चुका हूँ काफी सारी जीवन में। अच्छा, अभी तो क्या है, मेरे को बुक लिखने का शौक है, लेकिन मेरे हाथ और थोड़ा सा वो चीजें मेरे को रोक लेती है। मैंने जितने भी जो नोट्स डिक्टेट होते हैं ऑलमोस्ट एक्सटेम्पोरी होते हैं। भाई अगर मैं लिखवा सकता हूँ बोलवा के, तो मैं खुद भी तो लिख सकता हूँ ना अच्छा कंटेंट। अभी नोट्स बनाने में काम चल रहा है, आप लोगों के नोट्स मिल जाएंगे, जनवरी एंड तक नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। दिक्कत कहाँ आ गई ना कि इनकी बुक्स नहीं मिल रही है हमें, जो नए वाले एक्ट्स आए ना, इनकी बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और पुराने वाले बुक्स से मैं बनाना नहीं चाहता, मतलब कि कई नई बुक्स मिल जाए, और नई बुक्स आने में भी और समय लग रहा है। इस वजह से वो 3 सब्जेक्ट तो वहां टक गए, और 3 ही है मेरे सब्जेक्ट, माइनर में टाइम लगता नहीं, इसलिए दिक्कत आ रही है वहां पे। तो सर ये तो होते हैं इरेलीवेंट। दूसरी बात ये, जो एक्सपर्ट है ना सर, ये एक्सपर्ट वाले जो प्रोविजन है अपने, ये सब कौन है सर? ये सब आदमी है रिलेवेंट। 39 रेट निकाल लेता हूं एक बार मैं। 39, 40, 41, एक होते हैं सर उन आदमियों को स्पेशल नॉलेज होती है। क्या होती है? अरे होती ना नॉलेज, अड़ोस पड़ोस में कौन आ रहा है, किस घर में कौन आ रहा है, किस घर से कौन जा रहा है, उनकी भी तो ओपिनियन चाहिए ना भाई। हाँ, उनसे भी तो राय लेनी पड़ेगी ना। वो कोई एक्सपर्ट है क्या? हाँ, गांव में क्या परंपरा चलती थी 200 साल पहले, हमारे गांव के बुजुर्ग 105 साल के दादाजी बताएंगे, आ जाओ। अरे पढ़ाई नहीं पढ़ाया मैंने तुमको, ये सब कस्टम टेनेंट्स पढ़ाया ना ऑलरेडी, वही सब प्रोविजन है। तो 42 हो गया, 43 हो गया, और
इनको स्पेशल नॉलेज है, एक एक्सपर्ट नहीं है कोई। एक्सपर्ट है क्या कुछ? अड़ोस पड़ोस की आंटी एक्सपर्ट है क्या? जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसी में तो उनकी गवाही दे रहे हैं कि उस घर में कौन आया था मर्डर वाले रात, हाँ उस दिन कौन 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 गया था उस घर में, तो जिसमें एक्सपर्ट है उसका स्पेशल नॉलेज ले लेंगे। समझ में आई? जिसको विशेष ज्ञान है वो किधर से ले लीजिए आप। हाँ इनकी राय को तो आप एक्सपर्ट से ऊपर रख सकते हैं। एक्सपर्ट गलत हो सकता है लेकिन ये इनकी राय गलत नहीं होगी। हो सकता है ना, पूछें कि उस घर में वो दोनों कैसे रहा करते थे, युवक युवती। सर शादीशुदा की तरह रहते थे, मंगलसूत्र टीका बड़ा सा, साड़ी पहन के जाती थी, बिछिया भी थी पाँव में। अरे यार ये तो बहुत एक्सपर्ट। मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये प्रोविजन है इसमें। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप देखिए, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 44 में ना। अभी स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है विद रेस्पेक्ट टू रिलेशनशिप, 44 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो उनका ओपिनियन है ना सर, स्पेशल नॉलेज में नहीं है, उनका नॉलेज में। पंडित जी महाराज ने पूजा करवाई थी और फेरे पढ़वाए थे, तो उनको भी पता है कि कौन स्पेशल नॉलेज है। एक्सपर्ट है क्या वो अपने फील्ड के? होंगे एक्सपर्ट, लेकिन हमें उनका एक्सपर्टीज यहाँ पे दूसरी चीज में एक्सपर्टीज चाहिए। पहले एक जमाने में सीसीटीवी नहीं होते थे तो यही सीसीटीवी काम करते थे। सीसीटीवी तो अभी आए 2015-16 के बाद, उसके पहले कहाँ सीसीटीवी थे? यही लोग थे, इन्हीं का खौफ हो जाता गली मोहल्ले में आते वक्त कि यार कोई देख ना ले। हाँ। पहले क्या था, लोग बाहर भी बैठते थे, मोहल्ले की सब औरतें बाहर बैठा करती थी दिन में, वहीं बैठ के बाल बना रही है, गेहूं साफ कर रही है, बात आसपास बात। आजकल वो चलन खत्म हो गया है, अब तो गांव में भी नहीं रहा इनफेक्ट चलन। पहले गांव में 6-7-8 बजे तक लोग बैठे हैं खाट लगा के हुक्का पी रहे, वो सब खत्म हो गया है। अब गांव में 8 बजे जाओ सब सुनसान। पुराने लोग भी अब उन्होंने छोड़ दिया वो फोन। अरे फोन हो गया ना सबके पास, अब घर में लेटे फोन चलाते हैं सब लोग। पहले तो की बातें करते थे। फोन की वजह से ज्यादा पतन हुआ है समाज का। पतन, समाज का जो असली पतन हुआ है वो हुआ है फोन की वजह से। क्योंकि अब लोगों को घूमना टहलना बातें करना अभी ये सब अच्छा नहीं लगता, अब वो रजाई में बैठ के अपने अंदर फोन चला है। चलिए आगे लिखिए। कहां तक लिखवाया मैंने आपको? हैंड राइटिंग तक। उसके बाद आगे लिखिए, उसके बाद आगे लिखिए प्लीज। हैंड राइटिंग लिखवाया ना, उसके बाद आगे लिखिएगा। हैंड राइटिंग के बाद आगे लिखिए। the opinions upon the point of persons, the opinions upon the point of persons who is especially skilled in above mentioned are relevant and those persons are called experts, and those persons are called experts. हिंदी में लिखिए प्लीज। वह व्यक्ति जो कि उपयुक्त विषयों पर कुशल राय रखता हो, यह सुसंगत होगा तथा ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाएंगे
ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाएंगे। आगे देखिएगा, इलस्ट्रेशन देखिए प्लीज इसके। अरे कानून कानून क्या बनाया उन्होंने? कानून जीपीटी। हाँ, इंडियन कानून ने क्या बना दिया? ज्यादा तारीफ इन लोगों से हजम नहीं हुई। मैं कहता था फ्री में अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए ना, जीपीटी। अरे यार, Spotify पे जाना पड़ेगा मुझे। तेजस्वी, एक काम कहा था आपको मैंने। चलिए रजिस्ट्रेशन देखिए। द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। The opinion of expert that the symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died are relevant. सवाल क्या बोलता है सर? सवाल ये कह रहा है, प्रश्न ये है कि क्या क की मृत्यु विष द्वारा कारित की गई है जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञ की राय सुसंगत है। अब यहाँ पे पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। हर एक पॉइजन का अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। हर एक पॉइजन डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस करके जाते हैं। जैसे किसी किसान की, कोई किसान है, होता है ना, किसान छिड़काव करता है खेतों में, और जब वो आया तो उसको फिर उल्टियां होने स्टार्ट हो गई और लूज मोशन हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो भाई उसका क्या है, उसका फास्फोरस जो था, जिसको कीटनाशक जो डाल रहा था, उसका इफेक्ट हो गया। उसने हाथ वगैरह को, मुंह वगैरह को अच्छे से नहीं ढका, या खाना खाने की जल्दी होती है तो अच्छे से नहा धो के खाना खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सर, जल्दीबाजी में खाना खा लेते। तो हर एक सिम्टम की अलग होती है। जैसे साइनाइड है, साइनाइड का सिम्टम क्या होता है कि वो हार्ट को एकदम से चलने से रोक देता है। तो लोगों को लगेगा कि नेचुरल हार्ट अटैक है, लेकिन अगर साइनाइड है, उसका पोस्टमार्टम होगा, उसका विसरा कलेक्ट किया जाता है। बॉडी से क्या होता है, एक हम कलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं विसरा। जैसे अभी जयपुर में बम विस्फोट हुआ, ये क्या भागरोटा में इतने लोग एक्सपायर हो गए ना। अब कुछ लोगों की, उनके घर वालों को ऐसे वो करके पहचानना पड़ा इनको कि भाई डीएनए है ना, डीएनए से किया। अब ऐसे थोड़ी ना कि डीएनए करना है तो पूरी की पूरी बॉडी को ही पूरा लेके चले जाएंगे लैब में। वो तो छोटा सा सैंपल ले लेते हैं, उसको एक लिक्विड और केमिकल में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं विसरा। विसरा सैंपल होता है ना, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे किसी महिला की डेथ हुई पॉइजन खा के, अब उसका दाह संस्कार भी करना है, और जब तक उसकी रिपोर्ट भेजेंगे कहीं पे, जैसे पुणे, बॉम्बे, यहाँ पे भी उसकी रिपोर्ट भेजेंगे डेथ कैसे हुई। अब उसकी थोड़ी ना कि पूरी बॉडी को भेजेंगे, तो एक छोटा सा सैंपल कलेक्ट करते हैं, विसरा। तो यूजुअली क्या होता है कि हर एक पॉइजन से डेथ जो हुई है उसके सिम्टम्स अलग हैं। जैसे एक अभी केस आया था मेरे पास, तो मैंने प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी एक केस आया था मेरे पास। अब पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक गुरुकुल था, उसमें एक रात में बच्चे सोए थे, सुबह 2 बच्चों की डेथ हुई, और जिस रूम में 2 बच्चे, सब बच्चों से अलग जो 2 बच्चे सोए थे, उन्हीं की डेथ हुई। जिन घर वालों को ऐसा आरोप है कि बच्चे जिस जिस गद्दे के ऊपर सोए थे, मैट्रेस के ऊपर सोए थे, उन बच्चों की डेथ आग लगने से हुई, लेकिन उन मैट्रेस बिल्कुल भी नहीं जले हुए। जिस कमरे में उनकी डेथ हुई आग लग के, उस कमरे की दीवारें बिल्कुल साफ है। तो बच्चों की डेथ कैसे हुई? सुबह जब डेथ हुई, सुबह जब बात हुई घर वालों के, तो बोला कि थोड़ा सा पेट से हल्का सा मोमबत्ती गिर के जल गया। लेकिन जब
बॉडी आई हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के टाइम पे, तो पूरा शरीर जला हुआ था। तो मैंने फोटोज देखे उसके, तो मैंने फोटोज देख के मुझे ये लगा कि यार ये जो बर्निंग है, ये बर्निंग इट इज नॉट बाय द पोस्टमार्टम नहीं होने दिया उनका बच्चों का पॉलिटिकली की अप्रोच से। बहुत बहुत दबा दिया इस खबर को सबने। उन बच्चों की जो शरीर था वो, देखो जलने से शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करता है और केमिकल बर्निंग अलग होती है। जब शरीर केमिकल से जलेगा तो उसकी बर्निंग अलग है, और अगर एसिड से जलेगा शरीर, एसिड से जो बर्न होता है वो अलग तरीके से दिखता है। आग से जलेगा तो वो अलग से तरीके से दिखता है। आग से जो जलता है ना वो पूरा सिल्वर फॉइल हो जाता है। सिल्वर मतलब चांदी की जैसी चमड़ी जो आती है आपकी नहीं सॉरी टचवुड, जो भी जलता है उसकी एक चांदी की जैसी लेयर आ जाती है ऑटोमेटिक शरीर के ऊपर। केमिकल जो होता है वो पूरे गंदे फफोले डालता है, छोटे मोटे अलग अलग साइज के, जैसे किसी पे इतना सा फफोला हुआ है, किसी कोई इतना बड़ा, कोई इतना सा फफोला, कोई इतना बड़ा, ऐसे फफोले से होते हैं। फफोला जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? तो स्वलन होती है पूरी बॉडी के अंदर, वो ऐसी होती है। केमिकल बर्निंग ये है, उसकी बर्निंग अलग होती है। तो मेरे को उसके फोटोज में इस टाइप के निशान थे, तो आई वाज सस्पेक्टिंग कि इनको केमिकल से जलाया है, इनको एसिड वगैरह डाला है। फिर उसके केस में अभी वो थोड़ा सा मेरे को बहुत बुरा लगा उस केस का। भी मुझे गया था ना घर, तब मेरे को पता लगा कि इस केस के बारे में। तो मैंने उनको बोला कि आप बताना, कुछ नहीं होगा तो आई विल फाइल ए रिट इन हाई कोर्ट। मैं रिट डालूंगा आपके लिए, इवन आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। आप बताना, अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं देन वी विल अप्रोच टू द हाई कोर्ट। एनएचआरसी चलते हैं, फिर ह्यूमन राइट कमीशन, एसएचआरसी और एनएचआरसी में एप्लीकेशन डाल देते हैं। नहीं ये सब नहीं बताना है, चलो आगे आइए। तो सर कॉज ऑफ डेथ कॉज बाय द पॉइजन, इट्स अ पॉलिटिकल अप्रोच वाला केस है, उसमें मैं नाम नहीं लूंगा। So the opinion of expert is that the symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died are relevant. समझ में आई बात? तो जो ओपिनियन देगा, देखो सर एक और बात याद रखना, अगर मान लीजिए एक्सपर्ट कोई ओपिनियन देता है, सुनने क्या बात, अगर एक्सपर्ट ने कोई ओपिनियन दी है, चाहे वो उसको सपोर्ट करे, किसको सपोर्ट करे? प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट करे। अरे भैया प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल केसेस में जो एडवोकेट है जो सजा दिलाना चाहता है वो होता है ना प्रोसिक्यूशन। अभियोजन कौन है? तुम जो अभियोजन की तैयारी कर रहे हो कौन है? तुम स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट हो जो कि सजा दिलाएगा। तो एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहे प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करे, चाहे डिनाई करे, चाहे समर्थित करे, चाहे अनुसमर्थित करे, दोनों के दोनों चीजें रिलेवेंट है। अरे सर दोनों चीजें क्या है? दोनों चीजें रिलेवेंट है। एक्सपर्ट का ओपिनियन जो है चाहे वो कॉन्ट्राडिक्ट करे या सपोर्ट करे तो भी वो रिलेवेंट है। एक बार सेक्शन देखिए 40, चाहे वो समर्थन करे या असंगत हो, लिखा हुआ है ना सर, whether they are in support or inconsistent, अंडरलाइन कर लीजिए सपोर्ट और इनकंसिस्टेंट को, तो भी वो चीज क्या हो जाती है? आप आएंगे तेजस्वी तब देखेंगे इसको ना। तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज वट एवर द ओपिनियन इज, आइदर वी सपोर्ट इट और डिनाई इट। तो मतलब वो एक्सपर्ट कुछ भी बात बोले, उसकी बात रिलेवेंट है, कंक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं कि उसकी बात पत्थर की लकीर है। उसकी बात क्या नहीं है सर? पत्थर की लकीर थोड़ी ना कि जिसने बोला वो सब बिल्कुल सही है। उसकी बात ऐसी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो वो चीजें रिलेवेंट होती है। देखिए आगे, द क्वेश्चन इज वेदर ए at a time of doing a certain act by the reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act or that he was doing was either wrong or contrary to the law. This is section, कौन सेक्शन है शुभम बताओ? आईपीसी का कौन सा सेक्शन है ये? हाँ जी, एपीओ की तैयारी कर रहे थे ना अभी बच्चे, तो इनसे पूछा जाएगा। हाँ जी, कौन सेक्शन है आईपीसी का? ये 84 के एलिमेंट्स है सारे, ठीक है ना सर? रीजन ऑफ अनसाउंडनेस माइंड, incapable of knowing the nature of the act, he was doing either contrary or either wrong or contrary to the law,
ये सब किसके एलिमेंट्स है? सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पिनल कोड, भारतीय नागरिक संहिता के, भारतीय न्याय संहिता का जो भी सेक्शन होगा वो नहीं पता हमें, भारतीय न्याय संहिता का जो भी सेक्शन होगा वो नहीं पता, लेकिन आईपीसी का जो था, भारतीय दंड संहिता का जो था, ये 84 था। आगे देखिए, तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो होगा, सर एक आदमी ने क्या किया, कुछ एक्ट किए। पागलपन में जब आदमी कोई काम करता है ना, तो सबसे पहले बात अनसाउंड माइंड की वजह से, मतलब विकृत व्यक्ति होने की वजह से उसको नहीं पता कि उसका जो काम है उसको कार्य की प्रकृति नहीं पता, उसको उसके कार्य की क्या नहीं पता सर, उसको उसके कार्य की प्रकृति नहीं पता, तथा उसको ये भी नहीं पता कि उसका जो कार्य है क्या वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, उसको ये भी नहीं पता, क्योंकि उसके दिमाग का सेंसेस ही नहीं है। उसको तीन चीजें साबित करनी पड़ेगी अगर उसको डिफेंस चाहिए ना। भाई आदमी बोलता है कि भाई मैं पागल हूं, उसको तीन डिफेंस लेने होंगे कोर्ट से। हम जब भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं आपको केसेस पढ़ाऊंगा, पूरा श्रीखंडी वाला और पूरा केसेस आते हैं इसमें। वो अपने बीबी को मार देता है और बच्चे को मार देता है, और सरपंच जाके बोलता है कि हे भीष्म पितामह, मैं सूर्यपुत्र कर्ण, मैंने श्रीखंडी और अर्जुन को मार दिया। आप देखना वो ऐसे जाके बोलेगा। तो जब उसने एक्ट किया, ही नेवर नो व्हाट इज द, बहुत सारे ऐसे भूत प्रेतों के केसेस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें उसने भूत, उसको लगा कि घर के बाहर कोई भूत घूम रहा है, तो जाके सीधा मारता है उसे। बाद में मालूम पड़ता है तो पड़ोस की एक औरत थी जो घूम रही थी सुबह सुबह 4-5 बजे उपले इकट्ठे करने के लिए। उपले जानते हैं ना, उपले कंडे गोबर के, वो सुबह सुबह और गाँव की औरतें चले जाती 3-4 बजे उठ के उठते घूमती रहती, चलो इकट्ठा कर लेते हैं, कोई और ले जाएगा। उनका इसी में उनका फन है। तो जाके मार देता है, छन छन की आवाज आती है तो वो सोचता है कि कोई है। तो अगर वो अनसाउंड, अगर उसको लगता है कि यार ये, उसको नहीं पता कि क्या है, उसको कुछ नहीं पता सर। अब जो एक्सपर्ट रिपोर्ट देगा अपनी, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अपॉन द क्वेश्चन वेदर द सिम्टम्स एग्जिबिटेड बाय ए कॉमनली शो द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्या उसके जो सिम्टम्स हैं, क्या उससे पता लगता है कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में था? वेदर सच अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूजुअली रेंडर्स पर्सन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, क्या उन सिम्टम्स में कुछ ऐसा था जिससे उसको पता लगे कि यार ये ऐसा ही थे। दो तरह की इंसेनिटी होती है, एक होती है मेडिकल इंसेनिटी, एक होती है लीगल इंसेनिटी। हमें जिससे फर्क पड़ता है वो है लीगल इंसेनिटी से। मेडिकल इंसेनिटी क्या होती है? मेडिकल इंसेनिटी होती है जो कि एट द टाइम ऑफ एक्ट होती है। लीगल इंसेनिटी होती है जो कि पूरे कंडक्ट को थ्रू आउट देखती है कि क्या एक्ट के करने के पहले कैसा था। क्या हो सकता है ना सर, एक आदमी एक्ट करने के बाद ही 2-4-5 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए, महीने भर के लिए पागलों की तरह एक्टिंग करना स्टार्ट कर दे, जो भी डॉक्टर आए उसके थप्पड़ दे ले, खुद ये कपड़े फाड़ दे सर दीवार के मारे। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि इसका क्या एक्ट कंडक्ट के पहले भी इसका एक्ट ऐसा ही था? क्या इनके और से उसके बीच में कोई दुश्मनी थी? तो ये देखना चाहते हैं कि सिम्टम्स क्या थे, क्या सिम्टम्स ऐसे थे। तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो डॉक्टर्स होंगे वो देखेंगे इसको कि हाँ भाई इसके सिम्टम्स कैसे ही थे, कि इसने पहले भी ऐसी कुछ हरकतें की थी क्या, पहले भी इसने लोगों पर हमला किया था क्या, पहले भी इसने किसी को जान से मारने की कोशिश की थी। अगर हाँ की थी तो हाँ मतलब ऐसा भी पागल था। समझ में आई बात? तो एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सी लिस्टिंग देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर ए सर्टेन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय ए, written by A, another document is produced which is proved or admitted to have been written by A. The opinion of expert whether the two documents are written by the same person or by different person. अब हैंडराइटिंग का आ गया ना ये सर। देखिए ये तो है दोनों किससे, साइंटिफिक से। किससे है सर ये? अरे सर 4 तरह की चीजों में एक्सपर्ट ले सकते हो ना आप। साइंटिफिक में हो गया, फॉरेन लॉ में हो गया, हैंडराइटिंग में हो गया, फिंगरप्रिंटिंग में हो गया, आर्ट एंड लॉ के अंदर, उसके अंदर आर्ट, साइंस और आर्ट के अंदर हो गया। तो साइंटिफिक एक्सपर्ट हो गए। अभी देखिए ये कौन सा है सर, ये जो एक्सपर्ट है ये कौन सा एक्सपर्ट है सर? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है। क्या दोनों लेटर्स एक ही आदमी ने लिखे हैं? तो एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होगा ना सर, वो चेक करेगा। और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कभी मिले हो आप किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से? वो इतने बड़े बड़े लेंसेज लेके घूमते हैं, वो हर एक बारीकी देखते हैं कि ये आई ऐसे बनाता है, ये एच ऐसे बनाता है। वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को पकड़ते हैं कि ये एफ ऐसे बनाता है, ये ए ऐसे बनाता है, हर चीज को बहुत ऐसे यूं करके स्टडी करते हैं। तब जाके पता लगता है कि हाँ भाई हैंडराइटिंग दोनों की सेम है। समझ में आई? हैंडराइटिंग को ब्लफ करना मुश्किल होता है ना, कैसे करोगे? सेम हैंडराइटिंग कैसे रिप्रोड्यूस करोगे? हर बच्चे की राइटिंग अलग है, नहीं है अलग। आइडेंटिकल हो सकती है पर बिल्कुल हूबहू सेम नहीं हो सकती ना। हाँ अब एक सवाल पूछता हूं मैं, इंटरव्यू का सवाल है, तुम लोगों को समझ में आ गया एक्सपर्ट कहाँ कहाँ चीजों के लिए होता है?
दोबारा बोल रहा हूँ मैं, फॉरेन लॉ के लिए होता है, साइंस एंड आर्ट के लिए होता है, हैंड राइटिंग के लिए होता है, और फिंगर प्रिंटिंग के लिए होता है। एपी वाले बच्चे मत बोलिएगा, इनको बताने दीजिएगा। मान लीजिए आप जज साहब बन के बैठे हो, आप क्या सर, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन वाले बच्चे जिसको आएगा वो चुपचाप रहना, मैं पूछ लूंगा एक को। अरे सर सवाल ध्यान से सुनिएगा, आप अपने कोर्ट में जज साहब बन के बैठे हो, जैसे मैं बैठ गया अभी, ठीक है ना, मेरे सामने एक केरल का लॉ आया, क्या आया कि देखो सर हमने वहां की एक जमीन खरीदी थी, ये वहां का लोकल लैंड लॉ है रेवेन्यू का, इसकी कॉपी दे दी कोर्ट को, लो सर कॉपी। और आपको पूरा मलयालम में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या आप एक्सपर्ट बिठा दोगे? क्या आप एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे, क्या एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं? मुरली, मीनू बताइए, क्या एक्सपर्ट की हेल्प ली जाएगी? कितने बच्चे कहते हैं हेल्प ले सकते हैं? हेल्प ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? कौन कौन कह रहा है कि ले सकते हैं? हाथ खड़ा करो कि हाँ भाई ले सकते हैं, एक्सपर्ट की हेल्प ली जा सकती है इसमें। अरे नहीं ले सकते भाई, ये तो डायरेक्ट में लिखा है कि फॉरेन लॉ के, फिर फॉरेन लॉ है तो मैं ट्रांसलेटर, वहां से ट्रांसलेटर को एक्सपर्ट होता है क्या? गूगल ने मेरा ये फोन से खोल के कर लिया है ट्रांसलेट, क्या ये एक्सपर्ट है क्या? अब एक्सपर्ट आदमी की बात हो रही है, फॉरेन लॉ की बात हो रही है, विदेशी विधि, लोकल विधि नहीं, ये तो इंडिया की विधि है भाई। एक्सपर्ट अरे तो वो उसको भी बोल सकते हैं ना अपन, वकील साहब को भी, कि ट्रांसलेट कॉपी लेके आओ। नहीं सर फॉरेन लॉ नहीं है क्योंकि, ओके तो सर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लोकल लॉ है, ये तेलुगु तमिल मलयालम सारे लॉ क्या है, हमारे लोकल लॉ हैं। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि वहां का लोग काम कैसे कर रहे हैं, आप सोचो कि यार एक पड़ोस के लॉ कॉलेज के प्रोफेसर साहब है, उनको अपॉइंट कर देते हैं एक्सपर्ट बना के, नहीं कर सकते। समझ में आई बात? क्योंकि फॉरेन लॉ नहीं है ना वो। लेकिन अगर कोई फॉरेन लॉ का मामला है, जैसे जैसे एक आदमी ने टैक्स पे किया है किसी चीज के लिए फॉरेन लॉ में, ठीक है, अब आप उसके लिए फिर किसी को एक्सपर्ट को बुलाओगे ना, सीए वगैरह, सीए सीएस को बुलाओगे कि भाई देख वहां पे टैक्स दिया है, फॉरेन लॉ का मामला हो गया ना, तो समझ में आई, इसलिए एडवोकेट्स को कोई नहीं बुलाता ओपिनियन देने के लिए, ठीक है। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कल थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे।